नमः संस्कृत संस्कृत मित्राणि। आज मैं संदीप कुमार मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्निंग इन कोलवे पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी पढ़ेंगे समास। समास यह आपके संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और अब से कुछ लगातार वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप सभी को समास कितने प्रकार के होते हैं, समास को पहचानने के नियम, कौन से समास की कौन सी प्रकृति प्रत्यय होती है, इन सभी बातों को हम जानेंगे अपने इस चैनल पर डे बाय डे की अपनी कक्षाओं में। तो आज की पहली क्लास सबसे पहले हम शुरू करते हैं समास। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास में सम उपसर्ग है। समास में सम उपसर्ग है। तो पहले अगर कोई पूछ, देखिए समास के अपने अर्थ के अनुसार कई सारे उदाहरण हैं। तो पहले हम समास समझ लेते हैं, समास होता क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। जैसे अभी हम संधि पढ़े हैं, संधि में क्या होता था, दो अलग अलग पदों को अर्थानाम जो आपके पद होते थे, उन अलग अलग अर्थों के पद वाले अर्थ क्या करते थे, उन पदों को एक साथ जोड़ देते थे और एक नया माने कि उसी शब्द को हम क्या करते थे, संधि कहते थे। और उन्हीं शब्दों को जब हम खंडन कर देते थे, अलग कर देते थे, उसी को हम संधि विच्छेद कहते थे। लेकिन ध्यान रखेंगे जो संधि होती है वह वर्णानाम होता है। वर्णानाम मेल संधि कहलाती है और पदानाम जो मेल होता है वो क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है। तो हमें बस इतनी थोड़ी सी अंतर है, इन सभी को जानना है। अगर वर्णों का मेल होता है तो उसे हम समास नहीं कहते हैं, वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और पदों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संस्कृत में पद का अर्थात शब्द से ही लिया जाए। ऐसे ही समास को क्या कर संक्षेपीकरण, अर्थात कोई बड़ा कथन है, कोई बड़ा है, मान लीजिए 2 शब्द हैं, 3 शब्द हैं या ज़्यादा शब्द हैं, उन शब्दों का संक्षेपीकरण हो जाए। पहले होता क्या था, जो हमारे ऋषि मुनि अपने किसी बात को, चूंकि कागज का अभाव था, स्याही का अभाव था, तो वे लोग करते क्या थे, पत्रों पर लिखा करते थे, पत्थरों पर लिखा करते थे। ऐसे में उनके पास लिखने की साधन बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध न हो पाने के कारण उन्होंने इस सूत्र का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर समास में अलग अलग पदों को वर्ण माने पदानाम, 2 पद नहीं, पदानाम, अनेक पदानाम, एक पदी भवनम समास कहेंगे। अनेक पदानाम एक पदी भवनम, अनेक पदों का अगर हम एक पद कर दें तो क्या हो जाता है, समास हो जाता है। ध्यान से। और ऐसे ही एक आपका बनता है सम सनम समास। बहुत सारे इनके व्याख्याएं हैं, इन सभी व्याख्याओं की आज हम चर्चा करेंगे। आज की हमारी यह इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी। प्रस्तावना होगा कि हम समास में क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं, समास कहते किसे हैं, समास क्या है, कैसा है, आज इन सभी के बारे में जाने। तो सबसे पहले हम समास शब्द का विखंडन कर लेते हैं। समास में ध्यान देंगे, एक है आपका सम, ये आपका उपसर्ग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। उसके बाद क्या लगा है आपका अस, यानी समास समासा होता है। ये क्या होता है, अस, ये क्या है, आपकी क्रिया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, धातु कह देंगे। और उसके बाद इसमें एक प्रत्यय भी लगता है और वो प्रत्यय क्या है, घई प्रत्यय है। तो सम अस धातु घई उपसर्ग से क्या बनता है, हमारा समास बनता है। तो सबसे पहले आपने पहला पॉइंट नोट करना है कि समास शब्द क्या है। तो अस सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु, अब देखिए अस प्रक्षेपण धातु है, प्रक्षेपण अर्थ में, प्रक्षेपण अर्थ में, प्रक्षेपण अर्थ है, तो प्रक्षेपण धातु है फेंकने के, अर्थात इसका अर्थ होता है फेंकना। अस माने क्या, प्रक्षेपण माने क्या होता है, फेंकना। क्योंकि अस माने होना भी होता है, ध्यान रखेंगे, अस माने होना भी होता है। तो यहाँ होने की धातु नहीं है, यहाँ पे जो इसका अर्थ होगा वो प्रक्षेपण धातु है, माने अस प्रक्षेपण के अर्थ में रहेगा। उपसर्ग सम उपसर्ग पूर्वक अस प्रक्षेपण धातु घई प्रत्यय लगाकर समासः शब्द की निष्पत्ति होती है। तो हम कह सकते हैं समासः शब्द की निष्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय लगाने से होती है। तो एक लाइन क्लियर हुई। अब हम अगला पढ़ेंगे, दूसरा है सम सनम समासः। सम
सनम समासः, सम सनम समासः अर्थात सम सनम समासः अर्थात संक्षेपीकरण ही, अर्थात संक्षेपीकरण ही समास कहलाता है। संक्षेपीकरण ही समास कहलाता है। तीसरा क्या अर्थ निकालेंगे? तीसरा देखिए, समास आप चाहे जो कहेंगे वो एक ही हो। देखिए समास जितना आपका सही उतना ही सम सनम समासा भी सही है। अब आप याद क्या कर पाते हैं, आप क्या समझ पाते हैं, हम यहाँ पर जितनी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को आपके सामने रख रहे हैं। सम सनम समासा। और एक क्या है? अनेक पदानाम एक पदी भवनम। अनेक पदानाम एक पवदी भवनम। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः अर्थात अनेक, अनेक माने क्या? दो या दो से, दो या दो से अधिक, अर्थात अनेक पदों का, अनेक पदों माने कहा है, पद माने शब्द समझेंगे, पद माने शब्द समझेंगे, अर्थात अनेक दो या दो से अधिक पदों का मिलकर एक पद हो जाना, एक पद हो जाना समास कहलाता है। एक पद हो जाना समास कहलाता है। इतना लिख लिया आप सभी? चलिए इतना जल्दी से कर लेंगे तो अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, सम सनम समासः, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, सम सनम समासः समास कहलाता है। नीचे एक लाइन लिखना चाहे तो लिख लेंगे, अर्थात दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का मिलकर, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का मिलकर एक शब्द हो जाना, एक शब्द हो जाना, लेकिन उनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन, लेकिन उनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन न आना समास कहलाता है। न कोई भी अर्थ में परिवर्तन, उनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन न आना समास कहलाता है। उदाहरणार्थ देख लेते हैं। यथा, यथा माने जैसे। देखिए बहुत ही समास का बहुत ही प्रचलित उदाहरण है राज्ञः पुरुषः। देखिए ये है आपके राज्ञः, ये षष्ठी विभक्ति है, पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, अर्थात राजा का पुरुष। राज्ञः अलग है, अर्थात इसको राजस्य समझ सकते हैं। राज्ञः राजस्य पुरुषः माने राजा का पुरुष, अर्थात राजा का आदमी, राजा का नौकर, राजा का अनुचर। तो ये जो होते हैं राज्ञः पुरुषः, ये दो पदा है, दो पद है। ये क्या है? दो पद हैं। तो इन पदों को क्या करना है? एक पदी भवनम, इन्हें एक पद में बदल देना है, वही समास कहलाता है। तो एक पद कैसे हो जाते हैं? इसी को हम कह देते हैं राजपुरुषः। राजपुरुषः अर्थात राजा का पुरुष,
राजा का पुरुष, राजा का आदमी, राजा का नौकर, राजा का अनुयायी, राजा का अनुचर, चाहे जो भी आप समझ सकते हैं। राज पुरुष, राजा का पुरुष। एक उदाहरण और ले लेंगे। देखिए ध्यान रखेंगे यहाँ पे पदा, मैं दो पद नहीं, पदा नाम की बात हो रही है। आप दो से अधिक पदों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, राम, रामश्च, लक्ष्मणश्च, रामश्च, लक्ष्मणश्च, भरतश्च, शत्रुघ्नश्च, शत्रुघ्नश्च। देख रहे हैं पदा नाम है। पद 1 2 3 4, कुल कितने पद हैं? 4 पद है, पदा नाम है। तो इन पदों का भी हमें क्या करना है? समास करना है। इन पदों का क्या करना है? समास करना है। तो समास कैसे करेंगे हम? अगर हम कर देंगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, तो देखिए प्यूरिटी का बोध करा रहे हैं। तो प्यूरिटी में आप ध्यान रखेंगे, इनमें होता क्या है कि आपकी विभक्ति का लोप हो जाता है। तो विभक्ति का लोप किस अर्थ में कैसे होगा, इन सभी को हम नियम में अपने पढ़ेंगे, जानेंगे। अभी हम फिलहाल इतना समझ रहे हैं कि पदा नाम एक पदी भवनम, पदा नाम एक पदी भवनम, और अर्थ भी उनका ना बदले। ध्यान रखना है, पदा नाम एक पदी भवनम यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनका अर्थ भी वही रह जाए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर उनका अर्थ आपने बदल दिया है तो उनका एक पदी होने में कोई भी मतलब नहीं आता है, वे समास के अंतर्गत नहीं आएंगे। फिलहाल वैसे होंगे ही नहीं, वो गलत हो जाएंगे क्योंकि उनका अर्थ ही नहीं आएगा। आपसे कथन में कुछ और कहा गया था और आपका निष्कर्ष कुछ और निकल रहा है, तो कभी भी वो सही नहीं होगा। तो आइए हम रामश्च, लक्ष्मणश्च, भरतश्च, शत्रुघ्नश्च, इसका अगर हम समास करेंगे तो क्या बना देंगे हम? इसका समास बन जाएगा, ठीक है, इसका समास बन जाएगा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, अर्थात लिख लेंगे हिंदी में भी, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लिख लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए दो रहे, अगर रामश्च लक्ष्मणश्च रहे, रामश्च लक्ष्मणश्च रहे, तो देखिए यहां पे बहुवचन है, सभी पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का बहुवचन लगा हुआ है, माने लक्ष्मण, लक्ष्मणो, लक्ष्मणाः, शत्रुघ्न, शत्रुघ्नो, शत्रुघ्नाः, तो ये बहुवचनांत लगा है। मान लीजिए केवल दो होते, रामश्च लक्ष्मणश्च होते, रामश्च लक्ष्मणश्च होते, तो क्या हो जाता है? राम लक्ष्मणो, क्या हो जाता? राम लक्ष्मणो। अगर यही होता आपका भरतश्च शत्रुघ्नश्च, तो क्या हो जाएगा? भरत शत्रुघ्नो, भरत शत्रुघ्नो। तो चलिए इतना जल्दी से आप सभी नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, हम साइड में हो जा रहे हैं। चलिए आशा करते हैं आप सभी ने इसको पूरा कर लिया। चलिए अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, इरेज करते हैं इसे। नेक्स्ट, चलिए अभी तो हमने पढ़ा है समास, अब हम पढ़ेंगे सामासिक पदों का विग्रह। लिखेंगे हाँ, नीचे नई लाइन से लिखेंगे, इसी प्रकार समस्त शब्दों को तोड़कर समस्त पदों, माने कि पदानाम, ध्यान रखेंगे पदानाम, अब यहां पे दो हैं, तो दोनों पदों को, दो से अधिक है तो सभी पदों को, इसी प्रकार समस्त शब्दों को तोड़कर
पुनः उनके पूर्व रूप, पुनः उनके पूर्व रूप में लिखना, पूर्व रूप में लिखना विग्रह कहलाता है। पुनः पूर्व रूप में लिखना विग्रह कहलाता है। आगे लिखेंगे, विग्रह का अर्थ है, विग्रह का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो सभी ध्यान देंगे, इसको एक नोट्स की तरह ट्रीट करेंगे। आपको सभी का नोट्स तैयार करना है। मैं जो भी मैटर दे रहा हूँ आप सभी को एक नोट्स की तरह प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए, क्लास जो स्टैंडिंग क्लास होती है कुछ क्षण के लिए तो आपको बहुत ही आसान होती है, क्योंकि आपको पुनः उन सभी चीज़ों को रिवाइव करने के लिए डिपेंड होना होता है वीडियो पर। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप वीडियो में, जैसे कि लोग बड़ा आसान है कि नोट्स क्यों बनाएं, क्योंकि हर एक चीज़ तो ऑनलाइन उपलब्ध है। लेकिन आपने कभी सोचिए कि आपको कोई एक चीज़ चाहिए और आपके पास मात्र 1 मिनट का समय हो और उसमें आपको ढेर सारा पूरा 100 बंडल दे दिया जाए, 100 चीज दे दिए जाएं और उसमें 1 मिनट का 100 चाबी, मान लीजिए एक उदाहरण ले लीजिए, हम आपको 100 चाबी दे दें, 100 चाबी हैं, अलग अलग चाबियां, और मैं कह दूं इसी एक चाबी, इसमें एक चाबी आपकी भी है, आपके ताले की भी है, और आपके पास समय है मात्र 2 मिनट। आपके पास समय है मात्र 2 मिनट। तो अब बताइए, क्या यह संभव है कि आप अपना ताला खोल पाएंगे? तो उत्तर आपका होगा नहीं, संभव नहीं है। तो इसीलिए नोट्स क्यों जरूरी है? अगर कोई पूछता है कि नोट्स क्यों जरूरी है, तो ध्यान रखेंगे, नोट्स हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम कैसे पढ़ना चाहते हैं, यह हमारी नोट्स तय करती है। YouTube की वीडियोज, ऑनलाइन मैटर्स, गूगल्स जो आपके कंटेंट्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, उनके पास पूरा अथाह सागर है। आप पूछ कुछ और रहे हैं, आपको आवश्यकता है, सपोज केवल एक सेंटेंस में बात कर लेता हूं, आपने बस लिखा है सह गच्छति, आपको बस इतना जानना है सह गच्छति में लकार कौन सा है। आपको बस इतना जानना था सह गच्छति में लकार कौन सा है। लेकिन जब आप गूगल कर लेंगे ना, तो यहाँ पे सह गच्छति में सह क्या है, गच्छति क्या है, कैसे कैसे रूप बनते हैं, ये पूरा पहाड़ आ जाएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन सह गच्छति में लकार कौन सा है ये नहीं आएगा। ये कहाँ मिलता है? हमें हमारी फेयर नोट्स में मिलता है। तो इसीलिए आप सभी फेयर जरूर बनाएं। फेयर से होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ रिवाइज करना चाहते हैं ना, तो बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से हम रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हमारे पास वीडियोज के माध्यम से हो, तो पहले तो हमें मैटर ढूंढ, अब पता सपोज करिए 20 मिनट का वीडियो है, कोई चीज़ आपको रिवाइज करनी है, अब या तो पहले 20 मिनट का टाइम निकालिए, या तो आपको याद हो कि 15वें मिनट पर एक कंटेंट है, सर ने 15वें मिनट पर बोला है, तो चलिए 15 मिनट स्किप कर देते हैं। इतना तो याद नहीं होगा आपको। डेफिनेटली आपको पूरा 20 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा केवल 1 मिनट के कंटेंट के लिए। लेकिन अगर आपने पेज पर लिखा है, अगर आपने पेज पर लिखा है, तो एक निगाह डालेंगे, अरे इस पेज पर तो है नहीं, चेंज द पेज, आप पेज चेंज करते रहेंगे, अपना मैटर बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नोट्स जरूर बनाएं। अगर क्लास कर रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाएं। हाँ, चलिए, हमने लिखा इसी प्रकार समस्त शब्दों को तोड़कर पुनः उनके पूर्व रूप में लिखना विग्रह कहलाता है। पुनः उनके पूर्व रूप में लिखना विग्रह कहलाता है। विग्रह का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। आगे लिखेंगे, समस्त शब्द माने सामासिक पद, समस्त शब्द माने सामासिक पद, इसको समझेंगे आप सभी। यही सामासिक पद होगा जो कि आपका बनेगा बाद में, अर्थात 2 या 2 से पदानाम, अनेक पदानाम, एक पदी भावनाम, तो यही होता है समस्त पद। इसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। सामासिक पद को ही हम समस्त पद या समस्त शब्द कहते हैं। लिखेंगे हम समस्त शब्द के टुकड़े, समस्त शब्द के टुकड़े
समस्त शब्द के टुकड़े करके ही इन पूर्व रूप दिखाया जा सकता है, पूर्व रूप दिखाया जा सकता है। इसीलिए इसे विग्रह कहते हैं, इसीलिए इसे विग्रह कहते हैं। इतना लिखिए, फिर आगे की लाइन देते हैं आपको। इसीलिए इसे विग्रह कहते हैं। जल्दी से पूरा कर लें।